हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तो इस पाठशाला में डेली आपकी हिंदी की एक क्लास ज़रूर लगती है, तो इसमें देखते रहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। अगर आप ठीक से पढ़ोगे नहीं तो कहीं ना कहीं जाकर आपका अटकना पॉसिबल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल नहीं चाहते कहीं फंसो जाके, फटफट आप सारी चीज़ों के आंसर दे दो। तो डेली हो रही क्लास में आप ज़रूर शामिल होइए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करिए। तो मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। इसका हमारा तृतीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं आत्मकथ्य। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान रखिए कि चैप्टर जब आप अच्छे से समझ लोगे, बहुत ज़रूरी है किसी भी चैप्टर के अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपको पहले चैप्टर अच्छे से समझना है। और काव्य खंड में ख़ास तौर से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जितनी भी पंक्तियाँ दी गई हैं उनके अर्थ को आपको समझना है, उनके छिपे भाव को समझना है। समझ में आया? अर्थ और भाव दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। कवि जिन पंक्तियों के जो कह रहा है वो वर्ड टू वर्ड आंसर अलग होते हैं और उसके पीछे वो जो चीज़ें अपने मन की चीज़ों को व्यक्त कर रहा है वो अलग चीज़ होती है। तो ये दो चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है। आपको पाठ परिचय समझना ज़रूरी है, पाठ के लेखक को समझना ज़रूरी है। जो भी कवि या लेखक हैं उनके जीवन परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, रचनाएं, कृतियाँ, सब कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद पाठ के बाद जो शब्दार्थ दिए हैं वो समझना ज़रूरी है, प्रश्नोत्तर समझने ज़रूरी है। तो मतलब ऑल ओवर आपकी बुक में जितना कुछ दिया है और नहीं दिया वो सब कुछ समझना है। तो इस तरीके से जब कोई चैप्टर समझाती हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि लाइन वाइज लाइन जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ वो अर्थ मैंने समझा दिया, लेकिन उसके पीछे भी कवि बहुत सारी चीज़ें कहना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि अर्थ और भाव ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कविता या पद के लिए। समझाया है? अब चलिए फटाफट हम क्वेश्चंस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी आपके पास एग्जाम में आए ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और चारों दिए गए ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पता है, फट से टिक लगा दिया। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर तरीके से कई क्वेश्चंस आंसर्स दे दिए जाते हैं, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो आंसर पहले आपको सारे पढ़ने, जितने ऑप्शंस दिए गए सारे पढ़ने, तब आपको टिक करना है। यहां दिया है विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। विडंबना शब्द जो कविता में इस्तेमाल किया है उसके पीछे क्या अर्थ छिपा है आपको बताना है। देखिए, एक शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, एक भावनात्मक अर्थ है, दो चीजें होती हैं। तो यहां अर्थ छिपा क्या है? विडंबना मतलब तो होता है, आपको सीधे सीधे विडंबना का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ समझने जाएं तो ऐसी चीज जिसकी हमने आशा नहीं की हो और वो हमारे साथ घट जाए, ऐसी घटना घटे। लेकिन यहाँ पर कवि के साथ क्या हुआ, वो सारी चीजें जो विडंबना के तौर पर व्यक्त कर रहा है, यहाँ पर भावनात्मक अर्थ से आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या है? दुर्भाग्य, आशा और उपहास दोनों, छल या कातर। तो सही ऑप्शन क्या है? अगर इस कविता में हम भावनात्मक अर्थ में जाएं विडंबना के, तो वो होगा निराशा और उपहास, अर्थात उन्हें अपने जीवन में निराशा और उपहास उपहार के तौर पर मिले। यही विडंबना उन्होंने व्यक्त करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति हमारे सामने दी गई है, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? दृष्टांत अलंकार, उपमा अलंकार, प्रश्न अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? अब देखिए, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है जब शब्दों के माध्यम से हमारे सामने कोई दृश्य प्रस्तुत किया जाए, ऐसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। दूसरा आते हैं उपमा अलंकार, जहां एक की उपमा यानी दो चीजों की तुलना की जाए या समानता की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में हमेशा सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है प्रश्न अलंकार, ऐसी पंक्ति जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए। ये तो मिला उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, ये तो प्रश्न पूछा गया है, यानी कि इसमें क्या है? प्रश्न अलंकार है। फिर आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर आपसे किसी चीज की संभावना व्यक्त की जाए, सपोज कर लेने के लिए बोला जाए, वहां उत्प्रेक्षा। लेकिन इस पंक्ति में उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, इसमें क्या बताया गया है? इसमें आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो ये प्रश्न अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया था?
उन्होंने किस तरह का स्वप्न देखा था कि वो जाग गए। क्या दिया है? डरावना, सुखद स्वप्न, दुखद स्वप्न, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। हम जब सपना देखते हैं ना तो बहुत सारे, कभी हम डर जाते हैं, कभी हमको दुख होता है, कभी कभी सपनों में रोने भी लगते हैं, होता है ना कभी कभी। और कभी कभी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे साथ कभी हुई ही नहीं है ना। हम कभी कभी सोचते हैं ना हमारे फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके से। तो हमारे कवि जो है ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें कभी प्राप्ति नहीं हुई देखकर जाग गए थे। नेक्स्ट है मुस्काया आकर का प्रयोग किस प्रकार का है। अब ये जो मुस्काया कर जो शब्द दिया है ये किस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया है? छायावादी प्रयोग है, ठेठ बनारसी प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है या अवधि प्रयोग है? तो मुस्काया कर जो है वो ठेठ बनारसी शब्द का प्रयोग किया गया है। जो बनारसी जो बनारस में रहने वाले लोगों की जो उनकी स्थानीय भाषा होती है उसका शब्द है ये। कवि ने भोर को कैसा माना है? भोर अर्थात सुबह को वो किस तरीके का मान रहे हैं? सुखद, सुहावना, प्रेम और लाली से युक्त या उपर्युक्त सभी। तो उन्होंने सुबह को जो माना है वो उपर्युक्त सभी माना है, या वो सुखद भी है, सुहावनी भी है, प्रेम है और लाली से युक्त है। कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखना चाहता है? जो सुखद यानी कि जो अच्छी यादें हैं उन्हें किस रूप में वो देखना चाहता है? पाथेय अर्थात जीवन का एक सहारा, दुखी कर देने वाले पल के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में या अपनी प्रेयसी के रूप में। तो वो किसके रूप में देखते हैं? वो है पाथेय अर्थात जीवन का एक सहारा। उनके जीवन में उनकी जो सुखद स्मृतियां हैं, जो अच्छी यादें हैं, वही अब उनके बाकी बचे जीवन का एकमात्र सहारा है। सीवन की उधेड़ने का क्या अर्थ है? यहाँ पर दिया है ना सीवन के, ये तो मैंने आपको जब वो समझा रही थी पद तो मैंने तब भी आपको समझाया था। सीवन की उधेड़न, सीवन पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझिए यहाँ पर क्या है। सीवन अर्थात सिलाई, जब कपड़े को सिला जाता है ना तो उसको सिलाई बोलते ना, तो उस सिलाई को खोलना होता है सीवन को उधेड़ना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो क्या है? इस लाइन के पीछे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? हृदय की चित्कार दिखाना, दिल को ठेस पहुंचाना, मन में छिपी पुरानी यादों को फिर से याद करना, या दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। तो सीवन का उधेड़ने का जो अर्थ कवि बोलना चाह रहे हैं वो है मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। अर्थात क्या होता है, जब कपड़ा सिल दिया गया, वो फिटेड है, सब कुछ है, सही है, हम उसको जब उधेड़ते हैं तो उसको नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही उन्होंने बोला भाई सीवन को क्यों उधेड़ना? अर्थात जो उनकी पुराने मन में छिपी जो यादें हैं उनको वो दोबारा याद कर रहे हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। कथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया? कथा शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने मित्रों के लिए, अपने जीवन इतिहास के लिए, अपने अंतर मन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है, उन्होंने कथा का इस्तेमाल किया है अपने अंतर मन। कथा का मतलब होता है कहानी, तो उनके मन के अंदर जो सारी चीजें हैं उसी को उन्होंने कहानी का रूप दिया है। कथा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रास्ता, प्रियतम, जीवन या गुदड़ी। तो यहाँ पर जो कथा है उसका शाब्दिक अर्थ होता है गुदड़ी। गुदड़ी का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर कथा मतलब कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर उसे गुदड़ी क्यों कहा गया? गुदड़ी का तात्पर्य आपने अभी कहीं पर आप देखो ना, पतली सी मैट्रेस टाइप की होती है उसको गुदड़ी कहा जाता है। जो गरीब लोगों के पास में जो जिस तरीके का होता है ना वो लोग बिछाते हैं, बिछाने का एक पतला सा मैट्रेस, उसको गुदड़ी कहते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने, मतलब उनके जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जिसे वो व्यक्त कर सकें, इसीलिए तो वो आत्मकथ्य नहीं लिखा। भाई आत्मकथा लिखने को बोला जा रहा है, वो आत्मकथा नहीं लिख रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं, कथा मतलब मैं जिसको आत्मकथा बनाऊं ऐसा कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूं, इस पंक्ति में से जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? उन्होंने जो पंक्ति बोली ना, छोटे से जीवन में कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, मतलब मेरे जीवन में ऐसी कुछ बड़ी कथाएं,
कुछ हुआ ही नहीं जिसे मैं आपके सामने व्यक्त करूं। तो मतलब आत्मकथा क्यों लिखी जाती है? आत्मकथा लिखी जाती है हमारे जीवन में जो चीज़ें घटित हुई हैं, जो सारी चीज़ें हुई हैं, मैं दूसरों को बताऊं ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें। लेकिन वहीं आप कवि क्या कह रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो मैं किसी से कहूँ। तो इससे उनके स्वभाव के बारे में क्या पता चल रहा है? वे बड़े कवि नहीं थे, वे बहुत विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक ना गया था। उन्होंने अभी अभी साहित्य जगत में कदम रखा था, वे अपने आप को बड़ा साहित्यकार समझते थे। तो उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है कि वे बहुत ही विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक नहीं गया था। भाई जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े कवि हैं, तो ऐसे बड़े कवि होते हुए भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। ये विनम्रता इस पंक्ति के माध्यम से व्यक्त हो रही है। 11वां प्रश्न है, कवि ने अपनी कथा को कैसा माना है? टेढ़ी, भोली और सीधी सादी, रहस्यमय या प्रेरणाप्रद? तो उन्होंने अपनी कथा को माना है भोली और सीधी सादी। नेक्स्ट है, कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? थककर सो रहा है, हृदय को पीड़ित कर रही है, किसी भूचाल की प्रतीक्षा कर रही है, जागने का इंतजार कर रही है। तो सही ऑप्शन क्या? कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? वो कर रही है थक कर सो रही है। मौन व्यथा का मतलब उनकी जो पीड़ा है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो बेचारी वो खुद भी थक गई है और चुपचाप हृदय में सो रही है। अब वो अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ किसी दूसरे को व्यक्त नहीं करना चाहते। प्रश्न संख्या 13 है, आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? अब ये जो हम कविता पढ़े इसमें कौन सा गुण है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या सगुण भक्ति? तो सही क्या है? ये है प्रासाद गुण। ठीक है, प्रासाद गुण अर्थात ये हमको चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका जीवन रहा है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक हैं? बहुत जरूरी है कि कोई भी कवि या लेखक हो तो वो किस वाद से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या हालावाद? तो सही ऑप्शन है वो है छायावाद। नेक्स्ट आते हैं, प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उनका जन्म कब हुआ? सन 1889 में लखनऊ में, सन 1836 में काशी में, सन 1889 काशी में या 1903 छपरा में? तो सही ऑप्शन है उनका है वो है सन 1889 में काशी में हुआ था। याद रखिए, नहीं तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए इसे। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? अब देखिए, मैंने आपसे बोला था ना कि लेखक के बारे में, लेखक का परिचय, उनकी कृतियां, उनकी काव्यगत विशेषताएं, सभी कुछ आपको, तो जो वाद वाला प्रश्न आया काव्यगत विशेषताओं से था, उनका जो जन्म आया वो उनके जीवन परिचय से था। अब जो ये प्रश्न आ रहा है उनकी रचनाएं, ये उनके पाठ उनकी रचनाओं से पूछा जा रहा है। तो क्या दिया है? कामायनी, परशुराम की प्रतीक्षा, आंसू या प्रेम पथिक? तो इसमें जो नहीं है वो है परशुराम की प्रतीक्षा। ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति नहीं है। तो जब उसमें आप उनकी सारी कृतियां पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कृति उनकी नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है? अब यहां पर हम उपन्यास यानी कि नॉवेल की बात कर रहे हैं। कंकाल, तितली, ईरावती या पुनर्नवा? तो सही क्या है? पुनर्नवा उनका उपन्यास नहीं है। आत्मकथ्य कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? मधुप मतलब अगर हम उसको समझे तो वो क्या होता है? भौरा। मधुप मतलब होता है भौरा। क्या दिया है? भौरे के लिए, कवि ने अपने मन के लिए, विचलित व्यक्ति के लिए या चंचल के लिए? अब इसका शाब्दिक अर्थ तो आप समझ गए, भौरा होता है, लेकिन कवि ने किसके लिए इस्तेमाल किया है? वो किया है कवि ने अपने मन के लिए किया है। उनका मन जो है वो भौरे के समान चंचलित है। वो किस तरीके से भौरा गुनगुनाता है तरह तरह फूलों में, उस तरीके से बताया है। भौरा मधुप जो है ना, लाइन ही दिया है, मधुप गुनगुना कर, है ना, स्टार्टिंग तो ऐसे ही हुई है आत्मकथ्य कविता की, तो वो चीज उन्होंने बताई है। प्रश्न संख्या 19 है, पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? पत्तियों का मुरझाना उन्होंने जो बताया वो किस तरफ इशारा कर रहा है ये बताना है। सूखे की ओर, पेड़ के सूखने की ओर, मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर या मृत्यु की ओर? तो पत्तियों का झड़ना जो इस कविता में है वो है मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की, यानी कि हमारे जीवन में उनके मन में जितनी अच्छी चीजें हुई
उसकी खुशी, जो बुरी चीजें हुई उनका दुख, वो सभी कुछ दरकिनार कर चुके हैं। उन्हें इन सारी चीजों का भाव अब आता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है, कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? कविता में असंख्य जीवन इतिहास वो किसको बोल रहे हैं? मानव मन में उत्पन्न विचार, महापुरुषों की दास्तान, इतिहास के अनेक ग्रंथ, या इनमें से कोई नहीं। तो असंख्य जीवन इतिहास उन्होंने किसको बोला है? वो बोला है मानव मन में उत्पन्न विचारों को उन्होंने बोला। मानव मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको उन्होंने बोला है कि असंख्य जीवन इतिहास। भाई हमारे मन में भी बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। भाई टंडन देखो, आप पूरे दिन में अगर आप काउंट करो तो कभी ये आता है, कभी वो आता है, कभी, तो इतना सारा चीजें हो जाती है ना, तो इसीलिए वो सारी कुछ चीजें जो हम रिएक्ट कर देते हैं वो सब इतिहास ही बन जाएंगी ना। रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है? जो रीति मतलब खाली और गागर मतलब होता है घड़ा। अब ये प्रतीकार्थ किस रूप में लिया गया है? खाली घड़ा, विचार शून्य मन, अपशकुन का प्रतीक, या अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। तो इस कविता में रीति गागर जो लिया गया है वो अभावग्रस्त जीवन लिया गया। अभाव यानी कि क्या होता है? कमी। कमी से पूर्ण जो जीवन होता है उसे रीति गागर कहा गया। अर्थात उनके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो दूसरों को बता सके, यानी कि उनके अनुभव, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूसरों, भाई उनके मित्रों ने उनसे क्या बोला कि आप अपने जीवन पे आत्मकथा लिखो, तो उनका कहने का मतलब है कि उनका जीवन जो है वो रीति गागर है, अर्थात खाली है उनका जीवन। उनके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो आत्मकथा में लिखकर दूसरों को प्रेरणा दे सके। इसीलिए वो जो है पूरी तरीके से एबल नहीं है लिखने के कि वो अब अपने ये आत्मकथा को लिखें। इसीलिए ये आत्मकथा लिखकर उन्होंने अपनी मजबूरी को व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 22 है, आत्मकथ कविता की भाषा कैसी है? प्रतीकात्मक है, संस्कृतनिष्ठ है, गूढ़ है, या उपर्युक्त सभी है? हमने ये पढ़ी ना कविता, तो इसमें देखिए हमें ये सारी ही चीजें प्रतीक के तौर पर बहुत सारी चीजें, जैसे सीवन उधेड़ना है, गुदड़ी है आपका, फिर उसके बाद रीति गागर है, तो ये सारी चीजें प्रतीक के तौर पे हमारे सामने इस्तेमाल की गई हैं, तो प्रतीकात्मक भी है। संस्कृतनिष्ठ है, संस्कृत के बहुत सारे शब्द इसमें लिए गए इसलिए संस्कृतनिष्ठ है। गूढ़ है, यानी कि इन शब्दों के अंदर बहुत सारी बातों को बोला गया है, शब्द एक है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे अर्थ छिपे हैं, तो ये सारे ही इस पूरी कविता में हमें देखने को मिलता है। फिर है प्रश्न संख्या 23, आत्मकथ कविता की भाषा कैसी है, किस तरह की है? वर्णात्मक है, विवेचनात्मक है, आत्मकथ्यात्मक एवं छायावादी है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसमें आपको हिंट पहले ही मिल जाएगा। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि रहे हैं, तो छायावादी शैली यानी कि उस समय की शैली तो मिलती ही है। और दूसरा आत्मकथ्यात्मक है। आत्मकथ्यात्मक मतलब आत्मकथा क्या होती है? अपनी कथा। यहाँ पर वो कविता के तौर पर लिख रहे हैं, अपने जीवन को उन्होंने कविता के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो लिखने का तरीका क्या है? अपने बारे में ही वो बता रहे हैं, तो वो हो गया आत्मकथ्यात्मक और छायावादी शैली। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 24, अरि सरलते ए के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट हुआ है? अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या दिया है? अरि सरलते, तो यहाँ पर दिया है अपनत्व का भाव, विदेश का भाव, अनासक्ति का भाव, या निर्लिप्तता का भाव। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? अरि सरलते से अपनत्व का भाव, यानी कि वो अपनी सी लगी है मुझको। क्या यहाँ इसका मतलब है? अरि सरलते, सरलते यानी सर पर चढ़ी हुई, तो यहाँ पर उसको व्यक्त किया है उन्होंने अपनत्व का भाव व्यक्त करने के लिए, जिसके इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी प्रेमिका या प्रेयसी के लिए, उसे अपनापन बताने के लिए इस चीज को उन्होंने व्यक्त किया है। उज्ज्वल गाथा में निहित प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। अब इसको किस तरीके का प्रतीकार्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया? पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। इसका प्रयोग से कवि का अलगाव भाव प्रकट होता है। इस प्रयोग से कवि प्रेम और अपनत्व का भाव प्रकट करता है। इस प्रयोग से पता चलता है कि वे भौतिक सुखों में लिप्त नहीं थे, वे किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। तो उज्ज्वल गाथा का यहाँ पर प्रतीकार्थ के रूप में है, इस प्रयोग से कवि प्रेम और अपनत्व का भाव प्रकट होता है। उज्ज्वल गाथा, उज्ज्वल मतलब क्या होता है? सफेद या उजला या स्वच्छ के लिए करते हैं। गाथा मतलब कथा,
यहाँ पर इन्होंने उज्जवल गाथा का तात्पर्य बताया है कि बहुत अपनापन व्यक्त करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। कोई चीज, जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से हम किसी चीज में बहुत अपनेपन का भाव व्यक्त करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने इस शब्द के माध्यम से प्रयोग किया है। तो यहां हमने इस चैप्टर के फटाफट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए। देखिए, पूरा चैप्टर जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहीं आपके लिए मुश्किल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, किसी भी कविता के अर्थ, उसके भाव, उसके शब्दों को अच्छे से समझना जरूरी है। कवि, लेखक, काव्यगत विशेषताएं, पाठ परिचय सब कुछ जानिए, पढ़िए। बुक में जितना दिया है, एक चैप्टर जब भी तैयार करो तो बुक में जितनी चीज़ें दी हैं वो आपको एक बार अच्छे से पढ़नी है। जब आप पढ़ लोगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती चलेंगी। बाकी रिवीजन तो हम सब लोग कर ही रहे हैं, है ना। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के लेकर आऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तैयार रहिएगा, मिलते हैं, बाय।